My husband is my savior episode 20 20 सॉरी हबी। मोक्ष के ये गहने पर कि मोक्ष ही उसकी पहली और आखिरी पसंद होना चाहिए। सुहानी उसकी बात सुन मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो बेचारी करती भी क्या उसके लिए तो अब मोक्ष की बात और मोक्ष ही सब कुछ था। उसे तो मोक्ष जो बोलता था वो वही करती थी। हाँ, कभी कभी मोक्ष के लिए कुछ करने के लिए वो जिद में अड़ जाती थी। सुहानी अपना सिर मोक्ष के सीने में छुपा देती है तो मोक्ष भी एक हाथ उसकी कमर में और दूसरा हाथ उसके सिर में रख सहलाने लगता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ऑर्फेनेज होम के आगे रुकती है तो आसपास के लोग इतनी महंगी गाड़ी को वहां आते देख हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले वहां इतनी महंगी गाड़ी कभी आई ही नहीं। सब अब ये देखने के लिए क्यूरियस हो रहे थे आखिर इतनी महंगी कार में यहाँ आया कौन होगा। सुहानी कार रुकते सामने की तरफ देखते हुए खुशी से उछलने लगती है और जल्दी से कार का डोर ओपन करने लगती है। मोक्ष जो सुहानी के ऐसे उछलने से उसे घूरने लगा था, क्योंकि सुहानी अभी भी उसकी गोद में थी। वो अपनी सख्त आवाज में रैबिट आराम से, लेकिन तब तक सुहानी कार का गेट खोल बाहर की आ जाती है। मोक्ष उसकी ऐसी हरकत देख गुस्से में उसकी आंखें सख्त हो जाती है। वहीं जब आसपास के लोग उस कार से सुहानी को उतरता देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रहती है, क्योंकि सब सुहानी को अच्छे से जानते थे। सुहानी सबको इग्नोर कर खुशी से अंदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी ऐसे खींचने से पीछे की तरफ गिर जाती है और सीधा किसी के मजबूत सीने से टकरा जाती है। सुहानी अपना सिर पीछे की तरफ घुमा कर देखती है तो उसे मोक्ष की लाल आंखें दिखती, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है। सुहानी मोक्ष के गुस्से को देख डर जाती है। मोक्ष सुहानी को देख अपने सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें मेरे बिना अंदर जाने को किसने कहा। सुहानी मोक्ष इतनी खतरनाक आवाज सुन घबराने लगी है और उसका शरीर डर से कांपने लगता था, क्योंकि मोक्ष ने आज तक उसे कभी इतना गुस्सा नहीं किया था। वो नजरें नीचे कर अपनी डरी हुई आवाज में सॉरी हबी। मोक्ष सुहानी को डरता देख अपनी आंखें बंद कर हाथों की मुट्ठियां कस देता और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोक्ष अपनी आंखें खोल सुहानी को गले लगा लेता और उसकी पीठ को सहलाने लगता, फिर उसके माथे को चूम देता है। सुहानी उसके गले लगाने से थोड़ा शांत हो जाती है तो मोक्ष उसे खुद से दूर कर उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये सुन सुहानी अब अपना डर भूल जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगती है। आश्रम के अंदर हॉल में एक लड़की गुस्से से अपने सामने बैठी औरत से कहती है, आज 5 दिन हो गए हैं सुहानी के गायब हुए। मैंने आपको कितनी बार कहा उसे मार्केट से कोई जबरदस्ती अपने साथ ले गया, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुहानी का पता लगाने की कोशिश नहीं की। अगर मेरी सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सब के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। इस लड़की की उम्र 18-19 के आसपास होगी। लंबे बाल, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, हाइट कुछ 5 फुट 4 इंच। उस लड़की की बात सुन सामने बैठी औरत, जिसकी उम्र 45-50 साल के आसपास की होगी, वो गुस्से से अपनी जगह से उठ उस लड़की के गाल में थप्पड़ जड़ देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है। वो औरत नीचे बैठ लड़की के बालों को पकड़ खींचते हुए बोली, तू कावेरी को धमकी देगी? भूल मत, मैं इस आश्रम की वार्डन हूँ और कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात तो दूर आंख उठा के भी नहीं देखता, और तू मुझे धमकी दे रही है। बहुत याराना था ना, तुम दोनों का बहुत आगे पीछे घूमती रहती थी ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जा ढूंढ ले उसे, पर मैं जानती हूँ नहीं मिलेगी वो, क्योंकि वो खुद गई उसके साथ। आज तक कोई इस आश्रम से कहीं नहीं गया, तेरी ही वो दोस्त कैसे गायब हो गई? वो खुद गई होगी उसके साथ अपनी मर्जी से। ये लड़की कोई और नहीं सुहानी की दोस्त गीता थी, जो उसकी बात सुन अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो अपनी रुआसी आवाज में बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? सुहानी ऐसी लड़की नहीं है। अरे उसे तो दुनियादारी की भी ज्यादा समझ नहीं है, और आप खुद को यहाँ का वार्डन बताती हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आपको सुहानी को ढूंढना चाहिए था ना, लेकिन आप तो उसके ही कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। कावेरी जी गीता को कुछ कहती कि पीछे से एक प्यारी आवाज आती है, गीता। उस आवाज को सुन गीता और कावेरी जी दरवाजे की तरफ देखती है। उन्हीं के साथ वहां की सब लड़कियां दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर सुहानी खड़ी गीता को देखे जा रही थी।
सुहानी को सामने देख गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं बाकी सब हैरानी से सुहानी को देख रहे थे क्योंकि सुहानी पहले से अलग और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। सब लड़कियां उसे जलन की भावना से देखने लगती है। कावेरी जी ने अभी भी गीता के बाल पकड़े हुए थे, जिसे देख सुहानी जल्दी से गीता के पास आ कावेरी जी से उसे छुड़ाते हुए गीता को उठाते हुए बोली, आप गीता को क्यों मार रही है चुड़ैल मैडम, और उन्हें धक्का दे गीता को गले लगा के रोने लगती है। कावेरी जी तो सुहानी के धक्का देने और उसके मुंह से खुद को चुड़ैल सुन गुस्सा आ जाता है। सुहानी जब आश्रम में रहती थी और कावेरी जी उस पर और गीता को परेशान करती थी तो अक्सर सुहानी गीता के पास कावेरी जी को चुड़ैल, भूतनी, सुपना का पता नहीं कितने नामों से बुलाती थी और गीता उसकी बात सुन मुस्कुरा जाती थी, क्योंकि अक्सर सुहानी ये सारी बातें उनके पीछे बोला करती थी। लेकिन आज सुहानी ने तो कावेरी जी के मुंह में बोल दी थी। कावेरी जी गुस्से में सुहानी को गीता से अलग कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की। इतना बोल वो सुहानी पर हाथ उठा देती है, जिससे सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन कावेरी जी के हाथ उठाते ही कोई उनके हाथ को हवा में ही रोक देता है। कावेरी जी अपने हाथ में किसी की मजबूत हाथों की पकड़ देख गुस्से से सामने देखती है तो उनका शरीर डर से कांपने लगता है, क्योंकि सामने मोक्ष अपनी लाल आंखों से उन्हें ही घूरे जा रहा था और उसी ने कावेरी जी के हाथ को पकड़ा हुआ था। मोक्ष उनके हाथों में पकड़ मजबूत कर देता है तो कावेरी जी को अपने हाथ में दर्द होने लगता है। मोक्ष कावेरी जी के हाथ को घूरने लगता है। उसे तो इसी बात से गुस्सा आ रहा था, अगर वो सुहानी को थप्पड़ मार देती तो उसकी रैबिट को कितना दर्द होता। यही सोच सोच के उसके हाथ कावेरी जी की हाथों में कसते जा रहे थे। कावेरी जी दर्द भरी आवाज में, छोड़ो मेरे हाथ को, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे आश्रम में घुसे आए। मोक्ष उनकी बात सुन डेविल समाई करने लगता है और अब एक झटके में उनका हाथ छोड़ देता है। सुहानी तो वार्डन की आवाज सुन अपनी आंखें खोल देखने लगती है, लेकिन जब वो मोक्ष को देखती है तो खुश हो जाती है और गीता के पास आ जाती है। मोक्ष पूरे आश्रम को देखते हुए, अच्छा तो क्या कहा आपने, ये आश्रम आपका है। कावेरी जी तो उसके ऐसे कहने से डरने लगती है। वो तो बस इस आश्रम की वार्डन थी, ये आश्रम का असली मालिक कौन था ये तो उसे भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ यहाँ की देखरेख करती थी और खुद को आश्रम का मालिक समझ सब पर हुक्म चलती थी। मोक्ष उनको घबराता देख डेविल हंसी हंसता है, फिर केविन की तरफ देख इशारा करता है। केविन हाँ में अपना सिर हिला उनके पास आ पेपर देखा, कहता है आप क्या कह रही थी, ये आश्रम आपका है, पर इनके हिसाब से पेपर की तरफ इशारा कर तो ये आश्रम मिसेस निहारिका राज खुराना का है। वो इस आश्रम की ऑनर हैं, तो आप किस बेस से खुद को यहाँ की ऑनर बता रही हैं। सुहानी तो केविन की बात सुन चौंक जाती है और मोक्ष को देखने लगती है। उसे तो पता ही नहीं था ये आश्रम खुराना का था। केविन कावेरी जी को देख कहता है, आपने जितने भी यहाँ आश्रम में इनलीगल काम किए हैं सारा चिट्ठा है हमारे पास और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाएगी। केविन की बात सुन कावेरी जी के माथे से डर से पसीना आने लगता है। पुलिस की बात सुन वो तो डर से कांपने लगती है। वो डरते हुए, प्लीज पुलिस को मत बुलाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर पुलिस को नहीं। इतना कह वो रोने लगती है। केविन उनकी बातों को सुन उन्हें इग्नोर कर मोक्ष को देखता है। मोक्ष सुहानी की तरफ आ कहता है, रैबिट तुम्हें गीता से बात नहीं करनी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें उसे अपनी न्यू फैमिली के बारे में बताना है। मोक्ष की बात सुन गीता सुहानी को देखने लगती है। सुहानी खुश होते हुए बोली, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो मोक्ष सुहानी के गालों पर हाथ रख, तो जाओ उसे कमरे में ले जा, अच्छे से सारी बात बताना। सुहानी उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला गीता का हाथ पकड़ उसे गीता के रूम की तरफ ले जाती है। मोक्ष के एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाते हैं। वो अब सब लड़कियों को अपनी सर्द नजरों से घूरता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, गो टू योर रूम्स राइट नाउ। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुन सब डरते हुए अपने कमरे में भाग जाती हैं। मोक्ष केविन की तरफ इशारा करता है तो केविन गार्ड की तरफ इशारा करता है तो दो गार्ड आगे कावेरी जी को पकड़ लेते हैं और मोक्ष की तरफ देखने लगते हैं। मोक्ष बिना उनकी तरफ देखे ही कहता है, डार्क रूम। उसकी बात सुन गार्ड उन्हें बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। कावेरी जी को कुछ समझ नहीं आता वो उसे कहाँ ले जा रहे, पर उन्हें कुछ गलत होने की आशंका लगाती है।
वो मोक्ष की तरफ देखते हुए, तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, अगर मेरे बेटों को पता चला तो वो तो क्या कर लेंगे वो। मिसेस कावेरी आहूजा उनकी बात बीच में कटते हुए मोक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। मोक्ष के मुंह से अपना पूरा नाम सुन कावेरी जी चौंक जाती है और वो मोक्ष को देखने लगती है। माई हस्बैंड इज माई सिविया एपिसोड 21। 21 हबी मुझे किसी करते हैं। ऑर्फेनेज होम। मोक्ष बिना उनकी तरफ देखे ही कहता है डार्क रूम। उसकी बात सुन गार्ड उन्हें बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। कावेरी जी को कुछ समझ नहीं आता वो उसे कहाँ ले जा रहे, पर उन्हें कुछ गलत होने की आशंका लगाती है। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए, तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, अगर मेरे बेटों को पता चला तो वो तो क्या कर लेंगे वो। मिसेस कावेरी आहूजा उनकी बात बीच में कटते हुए मोक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। मोक्ष के मुंह से अपना पूरा नाम सुन कावेरी जी चौंक जाती है और वो मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष के मुंह से अपना पूरा नाम सुन के कावेरी जी हैरान हो जाती है। वो मोक्ष को देख हकलाते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। मोक्ष उनकी बात सुन डेविल स्माइल करते हुए उनके पास आके कहता है, मुझे ये भी पता आपको यहाँ किसने भेजा है। फिर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में, पर आप चिंता मत करें, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, उससे ऐसे तड़पा तड़पा के मरूंगा कि दोबारा जन्म लेने पर भी 100 बार सोचेगा। मोक्ष की बात सुन कावेरी जी मुस्कुरा कर कहती है, तुम उसे जानते नहीं हो अभी वो क्या चीज है, और वो मुझे नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूँ। मोक्ष ने उनकी बात बीच में कटते हुए बोला, मैंने अभी उससे जिंदा छोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पता है ये दिमाग उसका तो नहीं हो सकता, जरूर इसका मास्टर माइंड कोई और है जो गुरु के अंधे में गन रख के चला रहा है। उसका पता तो चल ही जाएगा, पहले आपके बेटे की खरीदारी करेंगे फिर डेडा मुस्कराते हुए, वैसे मैं आपको बताना भूल गया, आपके एक बेटे को तो मैंने ऊपर पहुंचा भी दिया। मोक्ष की बात सुन कावेरी जी सुन हो जाती है। वो घबराते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना। बोलो ना, झूठ बोल रहे हो ना, मेरा बेटा जिंदा है। अब वो चिल्लाने लगती है, बोलो ना क्या किया तुमने उसके साथ। मोक्ष उनकी बात सुन डेविल स्माइल करते हुए उनके पास आके कहता है, मुझे ये भी पता आपको यहाँ किसने भेजा है। फिर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में, पर आप चिंता मत करें, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, उससे ऐसे तड़पा तड़पा के मरूंगा कि दोबारा जन्म लेने पर भी 100 बार सोचेगा। मोक्ष की बात सुन कावेरी जी मुस्कुरा कर कहती है, तुम उसे जानते नहीं हो अभी वो क्या चीज है, और वो मुझे नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूँ। मोक्ष ने उनकी बात बीच में कटते हुए बोला, मैंने अभी उससे जिंदा छोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पता है ये दिमाग उसका तो नहीं हो सकता, जरूर इसका मास्टर माइंड कोई और है जो गुरु के अंधे में गन रख के चला रहा है। उसका पता तो चल ही जाएगा, पहले आपके बेटे की खरीदारी करेंगे फिर डेडा मुस्कराते हुए, वैसे मैं आपको बताना भूल गया, आपके एक बेटे को तो मैंने ऊपर पहुंचा भी दिया। मोक्ष की बात सुन कावेरी जी सुन हो जाती है। वो घबराते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना। बोलो ना, झूठ बोल रहे हो ना, मेरा बेटा जिंदा है। अब वो चिल्लाने लगती है, बोलो ना क्या किया तुमने उसके साथ। लेकिन मोक्ष उनकी बातों को इग्नोर कर केविन की तरफ इशारा करता है तो केविन हाँ में सिर हिला देता है। केविन अपने गार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, ले जाओ इसे और लारा को इन्फॉर्म कर देना। गार्ड अपना सिर हिला देते हैं और कावेरी जी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन कावेरी जी मोक्ष की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, मैं उससे भी मार दूंगी। मोक्ष जो अंदर सुहानी के पास जा रहा था, उसने जैसे ही कावेरी जी बात सुनी उसकी आंखें सर्द हो जाती है और हाथ की नसें फूलने लगती है। पूरे हॉल का तापमान अब गिरने लगता है, जिसे देख कावेरी जी के साथ साथ सब गार्ड भी घबरा जाते हैं, यहाँ तक केविन भी डर रहा था। लेकिन तभी वहाँ कावेरी जी की चीख निकल जाती है और वो सीधा जमीन में गिर जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आया हुआ क्या। केविन और गार्ड सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ मोक्ष खड़ा था और उसके हाथ में गन थी जिससे धुआं निकल रहा था। वो तो अच्छा था कि गन में साइलेंसर लगा हुआ था, नहीं तो गन शॉट की आवाज पूरे आश्रम में गूंजती, जो शायद सुहानी भी सुन लेती और शायद घबरा भी जाती। मोक्ष को ऐसे देख
वैसे ये साइलेंसर मोक्ष अपनी गन में तब लगा के रखता है जब से उसकी जिंदगी में सुहानी आई है। वो जानता है कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि आज। मोक्ष अब बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर कमरे की तरफ जहां सुहानी गीता के साथ गई थी जाते हुए बोला, उस तक पार्सल पहुंच जाना चाहिए एंड क्लीन द ऑल डस्ट। इतना बोल अंदर चला जाता है। केविन मोक्ष की तरफ देखता है जो अब अंदर जा चुका था और केविन उसकी बात समझकर खुद में ही यश सर बोल अपना सिर हिला देता है। केविन खुद से, क्या यार ये लोग फालतू में क्यों इस डेविल से पंगा लेते हैं। पिछले 2 दिनों से तो उसका स्वीट नेचर देख के मैं खुश हो रहा था, लेकिन इन लोगों से मेरी खुशी देखी नहीं जाती लगता है, बोल केविन मुंह बना लेता है। अंदर गीता और सुहानी कमरे में बात कर रही थी। गीता अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, मतलब उन्होंने तुझे बचाया था और शादी भी कर ली, वो भी ये बोलकर कि तुम्हारी जिंदगी अब उनकी है। सुहानी मासूमियत से अपना सिर हिला देती है, फिर अपनी आंखों में चमक लाते हुए, पर तुम्हें पता उन्होंने मुझे अच्छे से रखा, कोई काम भी नहीं कराया, बल्कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मम्मी पापा ने तो मुझे से कहा कि मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ, और ये भी बोला कि अब वो मेरी फैमिली है। तुम्हें पता गीता, मुझे ना 2 भाई भी मिल गए हैं और एक प्यारा सा दोस्त भी, लेकिन हबी मुझे उससे बात नहीं करने देते, वो बहुत गंदे हैं। मैं ना मम्मा से उनकी शिकायत लगाऊंगी कि वो मुझे आर्यन से बात नहीं करने देते और मुझे ना किसी भी करते हैं। गीता जो सुहानी की मासूमियत से कही बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी आखिरी लाइन सुनते ही वो आंखें फाड़े उससे देखने लगती है। गीता हैरान होके बोली, क्या बोला तुमने, उन्होंने तुम्हें किस किया। सुहानी उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। उसे तो पता भी नहीं था वो बोल क्या रही है, लेकिन कोई था जो उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे ही घूरे जा रहा था। मोक्ष जो सुहानी को लेने आया था, लेकिन उसकी बातों को सुन वो अपनी जगह में रुक गया, लेकिन जब उसने आर्यन को अपना दोस्त कहा तो वो उसे घूरने लगा कि तभी उसने भी सुहानी की लास्ट लाइन सुनी तो उसने अपना सिर पीट लिया। वो तो यही सोच रहा था कि उसकी ये छोटी सी बीबी उनके पर्सनल मोमेंट ऐसे किसी के पास भी कहे जा रही है। सच में उसने किसी बच्ची से शादी कर दी थी जिसे ये तक नहीं पता कि किसके पास क्या बात बोलनी चाहिए। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी वो गीता की बात सुन होश में आता है जो सुहानी से पूछ रही थी, अच्छा उन्होंने तुम्हें कहाँ किस किया। गीता की बात सुन सुहानी जैसे ही उससे कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही मोक्ष बीच में ही उससे आवाज लगता है, रैबिट। सुहानी उसकी आवाज सुन दरवाजे की तरफ देखने लगती है, साथ में गीता भी। मोक्ष अपने कदम अंदर बढ़ते हुए बोला, रैबिट तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। सुहानी उसे देख, नहीं अभी नहीं हुई, मैं गीता को हमारी की। सुहानी आगे कुछ कह पाती, मोक्ष सुहानी के मुंह में हाथ रख, रैबिट बहुत हो गई बातें, चलो अब घर जाना है। गीता को भी सुहानी की बातें समझ में आ जाती है, वो तो शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर देती है। सुहानी मोक्ष की बात सुन, पर हबी हम अभी तो आए हैं और मैंने तो गीता से पूछा ही नहीं वो मेरे बिना क्या करती थी, और हमारी बातें भी पूरी नहीं हुई। सुहानी की बात सुन गीता बीच में ही कहती, कोई बात नहीं सुहानी, हम फिर कभी बात कर लेंगे, तुम बाद में फिर से मुझसे मिलने आ जाना। गीता की बात सुन सुहानी सोचने लगती है, फिर मोक्ष को देख, हबी क्या मैं सच में दोबारा गीता से मिलने आ सकती हूँ। मोक्ष सुहानी की बात सुन उसके गालों में हाथ रख, रैबिट तुम्हें अपनी दोस्त से मिलने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सुहानी उसकी बात सुन मायूसी से उसकी तरफ देखने लगती है, साथ में गीता भी मोक्ष को देख रही थी। गीता तो यही सोच रही होती है कि शायद मोक्ष को मेरा उससे बात करना पसंद नहीं है, और वह अपना सिर उदासी से नीचे कर देती है। उसे बुरा लग रहा था कि अब वो सुहानी से नहीं मिल पाएगी। सुहानी मोक्ष को देख, लेकिन हबी मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो अपने दोस्त से कैसे मिलूंगी। मोक्ष उसकी बात सुन कहता है, क्योंकि अब तो तुम अपनी दोस्त को रोज मिलोगी। सुहानी को मोक्ष की बात समझ में नहीं आती। मोक्ष सुहानी को ऐसे खुद को टुकुर टुकुर देखता देख उसकी नाक को खींचते हुए बोला, अरे रैबिट आपकी दोस्त अब हमारे साथ खुराना पैलेस में रहेगी ना, तो आप उन्हें मिलने यहाँ क्यों आएगी जब आप रोज उससे मिलती रहेंगी। मोक्ष की बात सुन सुहानी और गीता हैरानी से उसे देखने लगती है। गीता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोक्ष उसे अपने घर चले को बोल सकता है, वो भी एक अनाथ को जिसका कोई नहीं है।
गीता बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो जब से अनाथ आश्रम में थी तब से वो इस उम्मीद में रहती थी कि कोई आएगा, उसे अपने साथ ले जाएगा और फिर उसे भी फैमिली मिलेगी, लेकिन उसे कोई नहीं ले जाता था। वो दिखने ठीक थी पर इतनी भी ठीक नहीं थी कि कोई उसे गोद ले सके। गीता बचपन से ही अनाथ आश्रम में अकेली ही रही थी, कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। लेकिन जब से सुहानी उस आश्रम में आई थी तब से गीता सिर्फ उसके साथ रहती थी। पहले तो उसे सुहानी को देख लगा था शायद वो भी उससे बात करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि सुहानी बहुत सुंदर दिखती थी। गीता को लगता था कि वो भी बाकियों की तरह उसके सांवले रंग को देख उससे बात नहीं करेगी, लेकिन गीता की सोच से उल्ट सुहानी ने वहां सिर्फ गीता से बात की थी। हालांकि सुहानी बाकियों से भी बात करना चाहती थी, पर वो लोग उसकी खूबसूरती देख उससे बात नहीं करते थे, उससे जलते थे। गीता के लिए तब से सुहानी ही उसकी सब कुछ थी। जब सुहानी किडनैप हुई थी तब वो ही जानती थी वो कैसे इस आश्रम में रहती थी सबके बीच में। उसे तो रह रह कर बस सुहानी की चिंता सताती रहती थी, जिसके लिए तो आज वो बगावत करने पर उतर गई थी। गीता तो मोक्ष की बात सुन नम आंखों से उसे देखने लगती है और सुहानी तो उसकी बात सुन खुशी से फूले नहीं समाती। वो उछल के मोक्ष के ऊपर कूद जाती है। मोक्ष जो उसी के साइड बेड के पास खड़ा था, उसके ऐसे एकदम कूदने से वो जरा घबरा जाता है और जल्दी से उसकी कमर में हाथ रख उसे पकड़ लेता है। मोक्ष सुहानी की हरकत देख सर्द आवाज में बोला, रैबिट ये क्या हरकत थी, अगर गिर जाती तो। मोक्ष की ऐसी आवाज सुन सुहानी थोड़ा डर जाती है और उसके सीने में अपना सिर रख भोली सी आवाज में कहती है, सॉरी हबी, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी आपकी बात सुनकर। सुहानी की ऐसी बात सुन मोक्ष उसके सिर में हाथ फेरने लगता है, फिर खुद को थोड़ा शांत कर प्यार से कहता है, बच्चा पर ऐसे कूदने की क्या जरूर है, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें चोट लग सकती थी ना। सुहानी उसके सीने से अपना सिर बाहर निकल उसे देखते हुए अपने दोनों कान पकड़कर अपने नीचे वाले होंठ बाहर निकले हो प्यारी सी आवाज में सॉरी हबी कहती है। मोक्ष तो उसकी ऐसी प्यारी हरकत देख मुस्कुराने लगता है, फिर उसके माथे में किस कर कहता है, और ठीक है अगली बार ऐसी हरकत मत करना, अगर खुशी हो तो सीधा गले लग लेना, पर ऐसा कूदना मत। सुहानी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। मोक्ष की नज़र अब गीता पर जाती है, जो उनकी बॉन्डिंग को देख रही थी। वो तो यही सोच के खुश थी कि मोक्ष सुहानी को कैसे किसी बच्चे की तरह रखता है, उसकी हर बचकानी हरकतों पर उसे प्यार से डांटता था। गीता के फेस में प्यारी सी मुस्कान थी और उसी मुस्कान से वो उन दोनों को देख रही थी। मोक्ष सुहानी को नीचे उतरते हुए बोला, रैबिट जाओ तुम बाहर केविन भाई के साथ मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी दोस्त को लेके आता हूँ, मुझे उससे बात भी करनी है। सुहानी मोक्ष की बात सुन अपने होठों का पाउट बनाते हुए पहले मोक्ष को फिर गीता को देखती है, तो गीता उसे देख अपनी पलकें झपका देती है। सुहानी मोक्ष को अपने दांत दिखाते हुए बोली, ओ अभी लेकिन जल्दी आना मेरी दोस्त को लेके। मोक्ष उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ओक मैं 5 मिनट में तुम्हारी दोस्त लेके आता हूँ। तो सुहानी उछलते हुए वहां से बाहर भाग जाती है। सुहानी के जाने के बाद मोक्ष गीता के पास आता है। गीता मोक्ष को अपने पास देखते हुए घबराते हुए बोली, क्या आप सच में मुझे अपने घर ले जाएंगे? मोक्ष गीता को देख बिना किसी भाव का बोला, तुम मेरी वाइफ की इकलौती दोस्त हो जिसने उसकी हमेशा मदद की है, उसके लिए आवाज उठाई है और अपनी रैबिट की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गीता तो मोक्ष को देख डरने लगती है, क्योंकि जो मोक्ष अभी सुहानी के सामने था, जो उसे प्यार और किसी माँ की तरह बात कर रहा था, और अब उसके उल्ट वो गीता के सामने वही एरोगेंट रूट पर्सनैलिटी रखने वाला द मोक्ष खुराना था, जो बिना किसी भाव से गीता से बात कर रहा था। गीता उसकी बात सुन कुछ नहीं कहती, उसे तो मोक्ष से डर लग रहा था। मोक्ष अब दूसरी तरफ जाते हुए बोला, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? हाँ। गीता उसकी बात सुन सवालिया नजरों से उसे देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि उसने कुछ कहा है क्या। मोक्ष उसे ऐसे चुप देख कहता है, डोंट लाइक टू रिहैश थिंग्स। उसकी बात सुन गीता हकलाते हुए बोली, वो 12वीं तक। मोक्ष उसे देख कहता है, और अपने और सुहानी के डॉक्यूमेंट्स भी रख देना, और हाँ कपड़े ज्यादा मत रखना, कल मैं तुम दोनों को मॉल ले जाऊंगा, वहां से ले लेना। गीता तो उसकी बात सुन उसे मुंह खोले देखने लगती है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे भी सच में अब फैमिली के साथ रहने को मिलेगा। मोक्ष उसे खोया हुआ देख कहता है,
पैकिंग करके बाहर आ जाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास। गीता हाबड़ी में जी सर बोल अपने और गीता के डॉक्यूमेंट्स रखने लगती है। मोक्ष एक नज़र उसे देख बाहर आ जाता है। माई हस्बैंड इज माई सिवियर एपिसोड 22। 22 हबी आप बहुत गंदे हैं। ऑर्फेनेज होम। मोक्ष गीता से कहता है अपने और सुहानी के डॉक्यूमेंट्स भी रख देना और हाँ कपड़े ज़्यादा मत रखना, कल मैं तुम दोनों को मॉल ले जाऊंगा, वहां से ले लेना। गीता तो उसकी बात सुन उसे मुंह खोले देखने लगती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे भी सच में अब फैमिली के साथ रहने को मिलेगा। मोक्ष उसे खोया हुआ देख कहता है पैकिंग करके बाहर आ जाओ, 5 मिनट है तुम्हारे पास। गीता हाबड़ी में जी सर बोल अपने और गीता के डॉक्यूमेंट्स रखने लगती है। मोक्ष एक नज़र उसे देख बाहर आ जाता है। मालाबार हिल, मुंबई। मालाबार में एक आलीशान बंगले में जो बाहर से काफी बड़ा और सुंदर लग रहा था, लेकिन उस बंगले के अंदर का नज़ारा ही कुछ और था, बिल्कुल शांत, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। लेकिन उस बंगले के बड़े से हॉल में कई लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी की मौत हुई हो। उन्हीं लोगों से कुछ दूरी पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक नहीं दो डेड बॉडी रखी गई थी, जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि यहाँ एक नहीं 2 लोगों की मौत हुई थी। वहीं उसी हॉल के थोड़ी दूरी पर एक शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं दिख रहे थे, जो एकटक अपनी लाल आंखों से उन डेड बॉडीज को देखे जा रहा था। लेकिन उसने औरों की तरह सफ़ेद कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि उसने ब्लैक कपड़े फन हुए थे। वो शख्स बिना अपनी पलकें झपकाए उन बॉडीज को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहने पर वो शख्स अपनी जगह से खड़े हो उस बॉडीज के पास आता और नीचे बैठे एक डेड बॉडी के चेहरे से वो सफ़ेद कपड़ा हटा देता है। तो वो अपनी लाल आंखों से उस बॉडी को देखने लगता है जिसके सिर में गोली का निशान बना हुआ था और चेहरा पूरा सफ़ेद हो चुका था। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, कावेरी जी की थी। उनको देख वो शख्स अपने हाथों को आगे बढ़ा, उनके चेहरे पर हाथ रख अपने सहलाने लगता है, लेकिन कहता कुछ नहीं, बस एकटक उनके माथे पर बने गोली के निशान को देखे जा रहा था। कुछ देर तक उन्हें ऐसे ही देखने तक वो शख्स अब उनके चेहरे में वापस वो सफ़ेद कपड़ा रख ढक देता है। फिर उठकर दूसरी डेड बॉडी के पास आता है और उसका कपड़ा हटा देता है। जैसे ही वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है, वो अपनी आंखें बंद कर देता है और वहां पर बैठे लोगों के मुंह से डर से चीख निकल जाती है। वो अपनी डरी आंखों से सामने पड़ी बॉडी को देख रहे थे जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो रखा था। उसके चेहरे का मांस का पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने इसे नोचा हो। ये किसी और की नहीं, विशाल की डेड बॉडी थी। ये दोनों बॉडीज मोक्ष ने ही केवन से कहकर गुरु को पार्सल करके भेजी थी। वो शख्स अब अपनी जगह से उठ अपनी खतरा वॉइस में कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी माँ और भाई को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों की जान लेने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लगता है किसी अपने को खोकर। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मोक्ष खुराना। तुम अब देखते जाओ ये गुरु तुम्हें कैसे तबाह करता है। अभी उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी को इस नफरत में जलाने वाला हो। ये था गुरु भाई गुरमीत आहूजा, ब्राउन आइज, कंधे तक के बाल जिसकी उसने चोटी बांधी हुई थी, चेहरे पर लेफ्ट साइड एक कट का निशान जो उसके आंख के नीचे बना हुआ था। देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराना निशान हो। इनकी उम्र लगभग 32 की होगी, दिखने में ही गैंगस्टर लग रहा था। गुरु अपनी सर्द आवाज में अपने सामने खड़े लड़के को देख अपनी खतरनाक आवाज में कहता है राका, मुझे मेरे भाई और माँ के अंतिम संस्कार से पहले उसकी बर्बादी चाहिए। उसकी सबसे प्यारी चीज को उसी के सामने तड़पा तड़पा के मरना, मुझे उसे टूटता हुआ देखना है। गुरु के सामने खड़ा लड़का जिसकी उम्र 29 के आसपास की होगी, वो अपना सिर झुका के यश बॉस बोल बाहर निकल जाते हैं। गुरु उसके जाने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है। हाँ, उसकी इस हंसी को देख वहां बैठे लोग डर से कांपने लगते हैं। उन्हें गुरु किसी पागल सनकी की तरह लग रहा था। वो सब तो यही सोच रहे थे कि इस आदमी की यहाँ माँ और भाई की डेड बॉडी पड़ी है और ये इंसान हंस रहा है, लेकिन कोई अपने मुंह के बाहर ये बात नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें गुरु से डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। गुरु के बॉडीगार्ड तो गुरु की उस हंसी से अपने माथे पर आए पसीना पूछने लगते हैं।
उन्हें भी अभी गुरु से बहुत डर लग रहा था। गुरु पागलों के जैसे हंसते हंसते हा 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 एकदम चुप हो अपनी सर्द आवाज में कहता है, अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर लो मोक्ष खुराना। तुम बस अब देखते जाओ कैसे तुम अपनी फैमिली के हर एक इंसान को अपने सामने तड़पता हुआ देखोगे। इतना बोल वो अपनी हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। उसे देख ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ तो खतरनाक प्लान कर रहा हो। ऑर्फेनेज होम। मोक्ष गीता के कमरे से बाहर आ जाता है और सुहानी का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। सुहानी मोक्ष को देख कहती, हबी गीता कहाँ है, वो हमारे साथ चल रही है ना। मोक्ष उसकी बात सुन रुकते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, रैबिट वो हमारे साथ नहीं आ रही, वो केविन साथ आएगी। लेकिन हब वाई शश तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मोक्ष उसकी लिप्स पर अपनी एक उंगली रखते हुए बोला। सुहानी मोक्ष की बात सुन अपने होठों से उसकी उंगली हटाते हुए बोली, लेकिन हबी वो हमारे साथ भी तो चल सकती है ना, भाई तो हमारे साथ आए थे तो अब क्यों नहीं। मोक्ष अब सुहानी के लिप्स को अपने हाथ की 2 उंगलियों से पकड़ते हुए बोला, रैबिट मैंने कहा ना वो केविन के साथ आ जाएगी। मैं तुम्हारा हबी हूं तो तुम्हें मेरे साथ चलना है बस। मैं नहीं चाहता कोई हमारे पर्सनल मोमेंट में हमारे साथ रहे। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। उसे तो मोक्ष की बात कुछ भी पले नहीं पड़ रही थी, लेकिन मोक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरह ले जाते हुए कहता है, अपने इस छोटे दिमाग में ज्यादा जोर मत दो जो बिल्कुल ही खाली है, अगर उस पर यूं ही जोर देती रही तो दर्द होने लगेगा। मोक्ष की बात सुन सुहानी का मुंह बन जाता है और वह उसको घूरते हुए उसके पीछे चलने लगती है। उनके जाने के बाद केविन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, ओवर पोजेसिव पर्सन। फिर मुंह बना लेता है। केविन अब गीता के कमरे की तरफ देखता है, जहां से गीता एक बैग लेके बाहर आ रही थी। केविन गीता को देखता है जिसने सिंपल सी वाइट कलर की कुर्ती और नीचे से ब्लैक कलर की जैगी पहनी हुई थी। गीता चलते हुए केविन के पास आके कहती है, सुहानी और सर चले गए क्या। केविन उसकी बात सुन क्या। गीता उसके जवाब के बदले सवाल सुन उसे देखने लगती है। केविन अपना सिर झटकते हुए उसे देख, नहीं मेरा मतलब हाँ वो बाहर वेट कर रहे हो हैं। फिर थोड़ा सख्ती से इतना टाइम लगाता है कोई पैकिंग करने में। गीता उसकी बात सुन अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, सॉरी सर वो मैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। केविन उसे देखते हुए अपनी रूड वॉइस में बोला, मुझे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं और मुझे वो लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं जो टाइम के पंक्चुअल नहीं होते। गीता हाँ में अपना सिर हिला देती है तो केविन बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और गीता अपनी जगह में खड़ी होकर उसे जाते हुए देखे जा रही थी। केविन जो बाहर जा रहा था, जब उसे अपने पीछे कोई आता हुआ महसूस नहीं होता तो उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वो बिना पीछे मुड़े ही कहता है, इफ यू डोंट कम आउट इन टाइम नाउ आई विल लीव यू हियर। इतना बोल वो तेजी से बाहर आ जाता है और गीता उसकी आवाज सुन हड़बड़ा के उसके पीछे भागने लगती है। केविन जब बाहर आता है तो देखता है मोक्ष और सुहानी कार में बैठ चुके थे और उनकी कार में ड्राइवर सीट पर एक बॉडीगार्ड था। केविन एक नज़र मोक्ष को देखता है जो उसको आंखों से कुछ इशारा कर रहा था। केविन उसके इशारा को समझ हाँ में अपना सिर हिला देता है। मोक्ष की कार अब वहां से तेजी से निकल जाती है। केविन भी अब अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है और ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में गीता भी कार के पास आगे पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल आके बैठ जाती है, लेकिन जब कई देर तक कार स्टार्ट नहीं होती तो वो केविन को देखने लगती है। केविन अपनी सर्द नजरों से उसे देख कहता है, सीट बेल्ट लगाओ। गीता उसकी बात सुन अपने अगल बगल देखने लगती है। गीता पहली बार गाड़ी में बैठी थी तो उसे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन केविन की आंखों को देख उसे डर लगने लगता है और वो डरते हुए ही अपने अगल बगल देख रही थी। वो तो केविन से पूछ भी नहीं सकती थी कि ये सीट बेल्ट कहाँ होती है, क्योंकि उसे केविन से डर जो लग रहा था। केविन उसकी हरकत देख उसे घूरने लगता है, फिर अपनी सीट बेल्ट खोल गीता की तरफ झुकने लगता है। उसे अपनी तरफ झुकता देख गीता कांपने लगती है और अपनी कपकपाती आवाज में कहती है, सॉरी सर। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। केविन उसकी तरफ झुक सीट बेल्ट लगाने लगता है। गीता कस के अपनी आंखें बंद कर देती है। उसी के साथ उसकी आंखों में जो ठहरे हुए आंसू थे वो बह निकले
और वो सीधा केविन के हाथों में गिर जाते हैं। केविन अपने हाथों में जब कुछ गीला सा महसूस होता है तो वो अपने हाथ को देखने लगता है। वो जब अपने हाथ में आंसू की बूंदें देखता है तो सिर उठा गीता को देखने लगता है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। केविन को जब महसूस होता है कि गीता डर से कांप रही है तो वो तुरंत अपनी जगह में वापस आ जाता है और अपनी मुट्ठियां कस के बंद कर देता है। उसकी आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। उसे गीता का यूं उससे डरना बिल्कुल पसंद नहीं आता। केविन अब अपनी सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर देता है और फुल स्पीड में अपनी कार को भगा देता है। गीता को जब कार चले का एहसास होता है तो वो अपनी आंख धीरे से खोलती है, फिर अपने आंसू पोंछ केविन की तरफ देखती है, जिसकी नज़र सामने ड्राइविंग करने में थी। गीता उससे नजरें हटा खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे में एक डर था, लेकिन वो डर क्यों था ये उसके सिवा कोई नहीं जानता था। केविन अपनी तिरछी नजरों से गीता को देखने लगता है, फिर सामने देख कुछ सोचने लगता है। उसके चेहरा में अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस अपनी सर्द नजरों से सामने देखे जा रहा था। इधर मोक्ष की कार में सुहानी मोक्ष की गोद में अपने दोनों पैर अगल बगल करके बैठी थी और मोक्ष उसके बालों को सहला रहा था। सुहानी का फेस इस वक्त लाल था और होठ भी सूजे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था अभी अभी उनके बीच क्या हुआ होगा। मोक्ष अपना सिर नीचे कर सुहानी को देखता है, जो उसे ही गुस्से में देख रही थी। मोक्ष उसे देख डेविल स्माइल करता है और झुक के उसके लिप्स पर हल्का सा लाइट पैक करता है। सुहानी उसे देख अपना मुंह फुलाए कहती है, हबी आप बहुत गंदे हैं। मोक्ष अपनी आईब्रो ऊपर कर उसे देख के कहता है, मैंने ऐसे क्या किया जो मैं बुरा हो गया। सुहानी उसकी बात सुन अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपने मुझे यहाँ कितनी जोर से काटा, मुझे कितना दर्द हो रहा आपको पता है। मोक्ष सुहानी की गर्दन को देखता है जहाँ पर लव बाइट के निशान बने हुए थे। मोक्ष अपनी नज़र वहां से हटा सुहानी को देखता है, जो मासूमियत से उसे ही देख सिख्यात कर रही थी। मोक्ष को उसकी मासूमियत में बहुत प्यार आ रहा था। वो अब सुहानी की गर्दन की तरफ झुकता है जहां पर काटने के निशान बने थे, जो रेड हो चुके थे। मोक्ष अपने होंठों को उसके गर्दन में बने निशानों पर रख देता है और उन्हें सख्त करने लगता है। सुहानी को जैसे ही अपनी गर्दन में मोक्ष के गर्म होठों का स्पर्श महसूस होता है, वो सिहर उठती है और उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस होती है। मोक्ष उसके गर्दन में और कॉलर बोन में बने निशानों को अपने होठों से सख्त कर रहा था और सुहानी को उसकी चुहन हमेशा अलग ही फील करती थी। वो उसकी शर्ट को अपनी हाथों से कस के पकड़ लेती है। मोक्ष का कंट्रोल अब धीरे धीरे खोता जा रहा था। वो अपना हाथ सुहानी की पीठ में घूमने लगता है। मोक्ष अब उसकी डागरी के बटन खोलने लगता है कि तभी वहां एक तेज आवाज आती है। उस आवाज को सुन मोक्ष सुहानी से दूर होता है और बाहर देखने लगता है। सुहानी डर के मारे मोक्ष के सीने से चिपक जाती है। मोक्ष उसके पीठ में हाथ रख सहलाने लगता है। उसकी आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक दिख रही थी। माई हस्बैंड इज माई सिवियर एपिसोड 23। 23, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मोक्ष का कंट्रोल अब धीरे धीरे खोता जा रहा था। वो अपना हाथ सुहानी की पीठ में घूमने लगता है। मोक्ष अब उसकी डागरी के बटन खोलने लगता है कि तभी वहां एक तेज आवाज आती है और मोक्ष झट से सुहानी से दूर होता है। उनकी गाड़ियां सारी एक कतार में रुक जाती है। आवाज इतनी तेज थी कि सुहानी डर के मारे मोक्ष के सीने से चिपक जाती है। मोक्ष सुहानी को शांत करने के लिए उसकी पीठ में हाथ रख सहलाने लगता है, क्योंकि सुहानी डर से कांप रही थी। मोक्ष की आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक दिख रही थी। मोक्ष सुहानी के बालों को सहलाता है कि उसका फोन बजता है। मोक्ष फोन देखता है तो उसमें केविन का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से केविन कहता है, बॉस क्या करना है। मोक्ष एक नज़र सुहानी को देख सिर्फ 3 ही शब्द कहता है, फिनिश था ऑल। उसके कहने का मतलब समझते हुए केविन यश बॉस बोल कॉल कट कर देता है। गीता केविन को देख कहती है, क्या हुआ, कौन है ये लोग और सुहानी? सुहानी तो ठीक है ना? केविन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपने फोन में कुछ करता है। 1 मिनट बाद केविन अपना फोन पॉकेट में रख गीता की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, कार से मत उतरना। इतना कह केविन कार से उतरने लगता है।
गीता केविन का हाथ पकड़े हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हो? केविन गीता के ऐसे हाथ पकड़े से अपने हाथ को देखता है, फिर गीता को। वो 1 मिनट गीता को देखने के बाद उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अपना फर्ज निभाने। केविन की बात सुन गीता केविन का हाथ छोड़ देती है, फिर केविन को देखते हुए बोली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता था और सबसे ज्यादा तो उसे सुहानी के लिए डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था। केविन उसके ऐसे बोलने पर उसकी तरफ देखने लगता है। गीता भी केविन को देखती है। केविन गीता को देख कठोर आवाज में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना मेरी इजाजत के बिना कार से बाहर मत उतरना। केविन की बात सुन गीता उसे देख हाँ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन केविन अब उससे अपनी नजर हटा बिना कुछ कहे मोक्ष की कार की तरफ बढ़ जाता है। केविन सारे बॉडीगार्ड को मोक्ष की कार को प्रोटेक्ट करने को कहता है। केविन मोक्ष की कार का गेट बाहर से नॉक करता है तो मोक्ष नॉक होने की आवाज सुन कार का शीशा डाउन करता है। केविन एक नजर सुहानी को देखता है जो मोक्ष की गोद में बेहोश थी। केविन मोक्ष को देख कहता है, ये ठीक तो है ना? मोक्ष हमें अपना सिर हिला देता है। दरअसल हुआ यूं था कि जब बाहर ब्लास्ट हुआ था तो सुहानी डरने लगी थी और वो डर के मारे मोक्ष के सीने में छिप जाती है। मोक्ष उसे डरता देख शांत कराने लगता है। सुहानी मोक्ष के सीने से अपना सिर बाहर निकल मोक्ष से पूछती है, अभी ये आवाज किस चीज की थी? बहुत तेज की आवाज आई। फिर मोक्ष की शर्ट को कस के पड़ते हुए, अभी मुझे डर लग रहा है। मोक्ष सुहानी के गालों में हाथ रखते हुए उन्हें सहलाने लगता है। फिर उसकी आंखों में देख, रैबिट मुझे देखो, कुछ नहीं हुआ, वो बस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, उसी की आवाज थी। सुहानी उसकी बात सुन उसे देखते हुए बोली, पर अभी ये बहुत तेज आवाज थी, जैसे फिल्मी में गाड़ी ब्लास्ट होती है वैसे ही आवाज थी। उसकी बात सुन मोक्ष के भाव बदल जाते हैं, लेकिन वो सुहानी को देख प्यार से उसके गालों में हाथ रख उसे समझाते हुए बोला, बच्चा क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? मैंने कहा ना गाड़ी का टायर पंचर हो गया, देखो बाहर गार्ड टायर चेंज करने गया है। मोक्ष की बात सुन एक नजर बाहर देखती है जहां उन्हें गार्ड ने चारों तरफ से घेरा था, जिससे सुहानी को गार्ड के अलावा कोई नहीं दिखता। सुहानी मोक्ष को देख छोटे बच्चे की तरह कहती है, अच्छा अभी क्या टायर पंचर होने पर इतनी तेज आवाज आती है? मोक्ष सुहानी को होठों पर पैक करते हुए बोला, हाँ रैबिट। मोक्ष सुहानी को वापस अपने सीने से लगाए हुए बोला, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ड्राइवर टायर चेंज कर देगा, तुम तब तक आराम करो। मोक्ष सुहानी को अपने सीने से लगा उसके बालों को सहलाने लगता है। 2 मिनट बाद मोक्ष अपना सिर नीचे कर सुहानी को देखता है जो उसके सीने में अपना सिर घुसाए हुए थी। मोक्ष अपना एक हाथ सुहानी के गर्दन में रहता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी गर्दन की एक नस को दबा देता है, जिससे सुहानी बेहोश हो जाती है। केविन उसको एक नजर देख कहता है, सब तैयार है? केविन की बात सुन मोक्ष सुहानी को बड़े आराम से उसको सीट में लेटा देता है, फिर कार का शीशा ऊपर कर बाहर आ जाता है। मोक्ष बाहर आके देखता है तो उन्हें चारों तरफ से कुछ आदमियों ने घेरा हुआ था। मोक्ष अपने साथ ज्यादा बॉडीगार्ड लेके भी नहीं आया था, इसलिए उन लोगों ने आसानी से उन्हें घेर लिया था। वैसे भी मोक्ष बाहरी दुनिया में सिर्फ मोक्ष खुराना बन के रहता था, क्योंकि किसी को ये तक नहीं पता था कि मोक्ष ही अंडरवर्ल्ड का किंग है, क्योंकि उसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। मोक्ष सबको देख डेविल स्माइल करने लगता है। वो सारे लोग अब मोक्ष की गाड़ी के पास आ उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। मोक्ष के गार्ड भी उन्हें पलट कर वार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वहां एक ब्लास्ट होता है। गुरु के आदमी पीछे देखने लग जाते हैं। वो जैसे ही पीछे देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं। उनके माथे से डर के मारे ठंडा पसीना आने लगता है। उनके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, किंग। गुरु के सारे आदमी कांपने लग जाते हैं। उन्हें तो ये ही समझ में नहीं आता कि यहाँ किंग के आदमी क्यों आए हैं। वो तो मोक्ष को मरने आए थे, लेकिन उसे बचाने किंग के गार्ड क्यों आए? क्या मोक्ष का नाता अंडरवर्ल्ड से भी है? वो तो बस अपनी सोच में ही गुम थे। अब उन्हें कौन बताता ये जिसे मारने आए हैं असल में वो ही दुनिया का बादशाह, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का किंग एक ही है, द मोक्ष खुराना। किंग के गार्ड जो सबसे अलग ही दिखते थे ब्लैक कपड़ों में, जिसके लेफ्ट साइड पर व्हाइट ईगल लोगो बना हुआ था। वो सब गुरु के आदमी में बैक टू बैक फायरिंग कर रहे थे। कुछ ही देर में गुरु के आदमी किंग के सामने ढेर होने लगते हैं।
केवन भी उन्हीं के साथ फाइट करने में बिजी था, लेकिन कोई था जो पेड़ के पीछे छुपकर किसी पर निशान ताने हुए था। उसे भी किंग के गार्ड को देख हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान भी दिया। उसे लगा साइड इफेक्ट से आए होंगे, उसे बस अपने काम को अंजाम देना था। लेकिन किसी को उसकी भनक तक नहीं थी। मोक्ष जो अपनी कार से टिक कर सिर टेढ़ा कर सामने देखे जा रहा था, वो गुरु के आदमियों को अपनी लाल आंखों से देखे जा रहा था। अब उन लोगों को कौन बताए कि बेचारे मौत के मुंह में खुद चल के आए हैं। मोक्ष की आंखें इस वक्त दाग हो रखी थी। पेड़ के पीछे छुपा आदमी अपना निशान लग के खड़ा था, पर वो किस कर था ये कोई नहीं जानता था। गीता जो कार में बैठी सामने देख रही थी, वो इस वक्त काफी डरी हुई थी। वो अपनी डरी आंखों से सामने देख ही रही थी, तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़े एक आदमी पर जाती है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। गीता ने जब उसके हाथ में गन देखी जिसने किसी पर निशाना ताना हुआ था, गीता ने उसके निशाने का पीछा किया तो उसने जिस पर निशाना ताना हुआ था वो देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से कार से बाहर निकलने लगती है, पर उसके हाथ कांप रहे थे जिसके कारण उससे कार का गेट ही नहीं खुल रहा था। गीता के आंखों में डर साफ देख रहा था और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे कर वो कार का गेट खोल बाहर आती है। वो उस आदमी को देखती है जो बस शूट करने ही वाला था। गीता सामने देख जोर से चिल्लाती है, सर हटिए, सर प्लीज हट जाए। मोक्ष केवन गीता की आवाज सुन उसकी तरफ देखते हैं कि तभी वहां एक गन शॉट की आवाज आती है। उसी के साथ चारों तरफ शांति छा जाती है और वहां सिर्फ धक धक की आवाज सुनाई देने लगती है। उसी के साथ कभी केवन मोक्ष को देखता है और मोक्ष केवन को देखता है, लेकिन दोनों की आंखें खाली थी। मोक्ष केवन को देखता है जिसके चेहरे में एक दर्द था। मोक्ष केवन को देख चिल्लाता है, केवन। उसके चिल्लाते ही केवन नीचे गिर जाता है, लेकिन केवन नीचे गिरता उससे पहले मोक्ष भाग के उसे संभाल लेता है। मोक्ष केवन को पकड़ नीचे बैठ जाता है तो देखता है केवन के सीने से खून निकल रहा था। दरअसल उस आदमी ने केवन पर ही निशाना ताना हुआ था। गीता ने जैसे ही उसे देख वो चिल्ला के केवन को ही हटने को कह रही थी, लेकिन केवन या मोक्ष कुछ समझ पाते उससे पहले ही गोली चल चुकी थी। मोक्ष केवन को देख कहता है, केवन आंखें बंद मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। केवन मोक्ष की बात सुन अपने होठों में मुस्कान लिए हकलाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी भाई, मैं आपको आगे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुन मोक्ष चिल्ला के कहता है, शट अप, फालतू की बकवास मत करो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। केवन मोक्ष को देखता है जिसकी आंखों में आज पहली बार इमोशन दिख रहे थे। जो इंसान हमेशा किसी पत्थर की तरह बना हुआ रहता था, आज उस इंसान के चेहरे में फिक्र, परेशानी दिख रही थी। केवन मोक्ष को देख कहता है, क्या यार, मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए फिक्र देखना चाहता था, लेकिन आज जब फिक्र दिख रही है तो वो भी ऐसे में देख रहा हूँ जब मैं मौत के इतने करीब हूँ। मोक्ष केवन को घूरने लगता है। केवन हल्का सा हंस कर, छा ऐसे लुक मत दे यार, अब चल, मरने से पहले पता तो चला तुम हम सब से बहुत प्यार करते हो, बस जताते नहीं हो। मोक्ष उसे कुछ नहीं कहता, बस उसके सीने में हाथ रख देता है जहां से खून बह रहा था। केवन आगे देखता है जहां गीता भूत की तरह खड़ी हो रखी थी और केवन की तरफ देख रही थी। केवन गीता को देख थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर मोक्ष को देख कहता है, भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी लिटिल गर्ल का ध्यान रखना। मोक्ष उसकी बात सुन सामने की तरफ देखता है। गीता को एक नज़र देखने के बाद मोक्ष केवन को देख कहता है, मैं किसी का ध्यान नहीं रखूंगा, मेरी रैबिट के अलावा तुम अपना खुद देख लो। वैसे भी अगर तुझे कुछ हो भी गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी लिटिल गर्ल को कुछ याद नहीं है। केवन मोक्ष की बात सुन उसे मुंह बना के देखने लगता है, फिर उसे देख कहता है, मुझे पता है तुमने उसे खुराना पैलेस मेरे लिए ही रहने को कहा है ना। मोक्ष कोई जवाब नहीं देता तो केवन एक नज़र गीता को देख कहता है, पर यार तुम जानते हो ना वो मेरे साथ सेव नहीं है। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे और फालतू की बकवास बंद करो, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे, नहीं तो अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरा वो चिपकू बंदर रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा देगा। मोक्ष ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा।
मोक्ष की बात सुन केविन खड़ा होने लगता है लेकिन हो नहीं पाता। तभी वहां मान भागते हुए आता है और केविन को देख चौंक जाता है और जल्दी से नीचे बैठ उसे चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। केविन उसकी बात सुन उसे मुंह बनाते हुए देखता है और कहता है, अभी क्यों आया? तब आता जब मैं ऊपर। शट अप। अभी वो बोल ही रहा था कि मोक्ष मान एक साथ बोले। मोक्ष ने केविन के सीने में जो हाथ रख था उसे उसके शर्ट के अंदर डालता है और अंदर से कुछ निकलता है, फिर उसे अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। केविन उसे देख अपने दांत दिखाने लगता है। असल में केविन ने अपने शर्ट की पॉकेट में एक बिल्ला रखा हुआ था जिसमें व्हाइट ईगल का लोगो बना हुआ था, लेकिन मोक्ष ने जब उसके सीने में हाथ रखा था तब उसे वहां कुछ फील हुआ था। उसे समझ में आ गया था ये क्या है और वो ये भी जान गया था कि केविन नाटक कर रहा है। केविन उसे देख कहता है, यार वो मैं हमेशा ही इसे रखता हुआ अब किंग का खास आदमी हूं तो ऐसे बाहर दिखा के तो नहीं घूम सकता ना, इसलिए हमेशा जेब में रहता है। उसकी बात सुन मान उसे देख कहता है, और इसी किंग के लोगों के कारण तुम अब तक जिंदा हो और हम परेशान कर रहे थे, लेकिन एक मिनट जब तुझे कुछ हुआ ही नहीं तो ये एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे मर रहा हो? मान की बात सुन केविन मोक्ष को देखते हुए बोला, वो बस देखना चाहता था मेरे जाने से किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं। केविन की बात सुन मोक्ष उसको घूर के देखता है और हाथ में पकड़ा हुआ लोबो उसके सीने में फेंक उठ जाता है। मान केविन की बात सुन उसे देखने लगता है, फिर उसकी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए, अगर तुझे कुछ हुआ ही नहीं तो ये खून कैसे? मान की बात सुन केविन अपने शर्ट की तरफ देखते हुए बोला, ये तो इन आदमियों का है, इनसे फाइट करते वक्त शर्ट पर लग गया था। मान केविन को घूर कर देखता है, नौटंकीबाज कहकर वो भी उठ जाता है। केविन उन दोनों को खड़ा देख खुद भी उठता है, लेकिन तभी वो लड़खड़ा जाता है कि तभी उसके दोनों बाजू को पकड़ मोक्ष और मान उसे ठीक से खड़ा कर देते हैं। केविन उन दोनों को देख स्माइल करने लगता है, उसे हंसता देख दोनों तुरंत उसका हाथ छोड़ देते हैं। केविन उनसे कुछ कहता कि तभी कोई पीछे से आके उसे लिपट जाता है और केविन अपनी जगह जम जाता है। मोक्ष मान जब उसे के पीछे देखते हैं तो दोनों उसे एक नज़र देख अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। मोक्ष जब गाड़ी में आता है तो देखता है सुहानी अभी भी बेहोश थी। मोक्ष गाड़ी में बैठ जाता है और एक झटके से सुहानी को अपनी गोद में खींच देता है। इधर केविन को जैसे ही उस छुअन का एहसास होता है तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। केविन धीरे से पीछे मुड़ता है तो देखता है गीता उससे लिपटी हुई थी। गीता को देख केविन को थोड़ा हैरानी भी होती है, क्योंकि गीता के हिसाब से वो केविन से आज पहली बार मिली थी, तो फिर ये सब सोचते हुए ही गीता को देखे जा रहा था जो उसे ही अपनी भीगी पलकों से देख रही। केविन कुछ देर उसे ऐसे ही देखता है, फिर अपनी रूड वॉइस में, मैंने तुम्हें कार से उतरने से मना किया था ना, तो तुम क्यों उतरी? केविन की बात सुन गीता सहम जाती है और वो अपनी नजरें झुकते हुए बोली, वो आपको गोली मरने वाला था, फिर उसे देख कर आपको गोली लगी थी, आप ठीक तो हैं ना? केविन उसे अपनी फिक्र करता देख अंदर से बहुत खुश होता है, लेकिन अपने चेहरे में आने नहीं देता और वैसे ही रूड वे में कहता है, तुम्हें उससे क्या, अगर मुझे लगी भी होती तो? गीता उसकी बात सुन के अपने मन में कहती है, ये तो सही कह रहे हैं, मुझे इनकी इतनी चिंता क्यों हो रही, मैं इन्हें आज ही तो मिली हूँ, फिर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ? केविन उसको सोचता देख अपनी सर्द आवाज में बोला, फालतू का दिमाग मत चलाओ, इतना भी तेज नहीं चलता है जो इतना सोच रही हो, चुपचाप गाड़ी में जाके बैठो। इतना बोल वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बिना पीछे मुड़े ही कहता है, मुझे वो लोग भी बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी बात को नहीं मानते। इतना बोल वो कार की तरफ बढ़ जाता है। गीता उसे जाते हुए देखकर, पर मैं तो इनकी ही मदद करने के लिए कार से बाहर आई थी, और ये क्या, मुझे वो नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, उन्हें जो भी हो पसंद, उससे मुझे क्या हो। इतना क्या मुंह बना लेती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। मोक्ष की कार में सुहानी को अब होश आ गया था। असल में उसे होश तो मोक्ष के ऐसे अचानक खींचने से आया था। सुहानी जब आंख खुलती है तो उसकी नज़र मोक्ष पर जाती है जो उसे ही अपनी गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। सुहानी मोक्ष को देख कहती है, अभी मैं सो गई थी क्या? सुहानी की बात सुन मोक्ष उसका बालों को सहलाते हुए बोला, हाँ रबित, तुम्हें नींद आ गई थी।
उसकी बात सुन सुहानी अपना सिर घुमा के बाहर की तरफ देखती है जहां अब सब क्लियर था, जो मोक्ष ने ही अपने आदमियों से क्लियर करने को कहा था। सुहानी अब मोक्ष को देख, अभी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था वो ठीक हो गया। मोक्ष सुहानी के गालों में पिंच कर हाँ में अपना सिर हिला देता है, फिर झुककर उसके माथे को चूम कर बोला चलो अब नो मोर क्वेश्चंस। इतना बोल मोक्ष सुहानी को फिर से अपने सीने से चिपका देता है तो सुहानी भी अब कोई सवाल नहीं करती। उनकी कारों का काफिला अब वहां से निकल जाता है, लेकिन जिसने केविन पर गोली चलाई थी वो अभी भी उसी पेड़ के पीछे छिपकर उनकी कार को जाता हुआ देख रहा होता है। उसने जब केविन को सही सलामत देख तो हैरान हो गया था, क्योंकि उसने गोली बिल्कुल निशाने पर चलाई थी और उसका निशाना आज तक नहीं चूक था। वो तो यही सोच रहा था कि अगर उसने गोली सही जगह पर मारी थी तो केविन जिंदा कैसे है। वो शख्स यही सोचे जा रहा था। फिर जब वो सब वहां से निकल गए तो वो भी पीछे मुड़ जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हैरान रह जाता है।